हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो लेसन जिसमें हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में जानने का प्रयास किया था, उसके मेजर थीम्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। उस क्रम में हमने ये देखा था कि मानवतावादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन दो मनोवैज्ञानिकों की महती भूमिका रही है, उनमें अब्राहम मास्लो का नाम अग्रणी आता है। आज के इस वीडियो लेसन में हम अब्राहम मास्लो के बारे में, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब्राहम मास्लो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और उनका जन्म 1908 में हुआ था न्यूयॉर्क में। उनकी जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी दोनों जगहों से हुई। जब उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की तो वो वाटसन से बहुत प्रभावित थे। वाटसन जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की। शुरू में अब्राहम मास्लो व्यवहारवाद के सिद्धांतों को जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे और उस क्रम में उन्होंने पाया कि जब बात मानव प्रकृति की आती है, ह्यूमन नेचर की आती है, तो उसकी व्याख्या करने में व्यवहारवाद की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि व्यवहारवाद बहुत स्ट्रिक्टली साइंटिफिक मेथड्स पे होल्ड ऑन कर रहा था और मानव व्यवहार को भी वह इसी यांत्रिक रूप से या मैकेनाइज्ड वे में समझने का प्रयास कर रहा था। तो अब्राहम मास्लो का मानना था कि व्यवहारवाद के सिद्धांतों द्वारा पूरी तरह से मानव की प्रकृति या व्यवहार को समझ पाना असंभव है। इसके बाद वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो वैकल्पिक विचारधाराएं थी उनकी तरफ मुड़े, उनका अध्ययन किया, जिसमें गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे, मनोविश्लेषणवादी थे और कुछ हद तक वो दार्शनिकों के कार्यों पर से भी आकर्षित हुए और उनका अध्ययन उन्होंने किया। इसी क्रम में वे बाद के मनोविश्लेषणवादियों जैसे कि अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्नी और गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोफका और वर्दाइमर के संपर्क में आए। एडलर ने स्वयं ही इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात की थी, जो कि प्रारंभिक मनोविश्लेषणवाद से काफ़ी हद तक अलग विचार था। वहीं कैरन हॉर्नी ने भी फ्रायड के सेक्सुअल इम्पल्सेस पे ज़्यादा जोर को नकारा और इस बात को मानने से इनकार किया कि लड़कियों में किसी तरह की इन्फीरियरिटी की भावना होती है। तो इन लोगों के विचारों से प्रभावित होकर बाद में फिर उन पे अब्राहम मास्लो पर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी रूथ बेनेडिक्ट का भी बहुत प्रभाव रहा और सबके विचारों का सम्मिश्रण अपने अध्ययन और अपने पर्सपेक्टिव के आधार पर अब्राहम मास्लो ने मानवतावादी मनोविज्ञान के विचारों की नींव रखी। जब वो ब्रुकलिन कॉलेज में थे तो वहाँ पर अब्राहम मास्लो के विचारों को लोग ये तो मानते थे कि बहुत ही विचारोत्तेजक हैं उनके विचार और इंटरेस्टिंग हैं, बट मुख्य धारा के मनोविज्ञान में इन विचारों का सामंजस्य हो सकता है, इस बात पे अभी ब्रुकलिन कॉलेज के छात्र और शिक्षक सहमत नहीं थे, एकमत नहीं थे। फिर अब्राहम मास्लो ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पर उनके विचारों का बहुत ही स्वागत किया गया और वहाँ उस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद, बहुत सारे सेमिनार और वर्कशॉप्स होने के बाद ये बात निकल कर सामने आई कि अब्राहम मास्लो के दिए गए विचार बहुत ही लेजिटिमेट हैं और उनको मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में जगह मिलनी ही चाहिए। वो वर्तमान समय के मनोवैज्ञानिक धारा से जुड़े और उनका प्रभाव इतना प्रखर होते गया कि 1967 में अब्राहम मास्लो को अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। अब अगर हम बात करें कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में अब्राहम मास्लो की देन क्या है, उनकी सबसे प्रमुख देन जो है वह है अभिप्रेरण और व्यक्तित्व के क्षेत्र में, जहाँ पे उन्होंने एक नए सिद्धांत की संरचना की जिसको हम कहते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा
कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको एक पदानुक्रम में सजाया जा सकता है, और इस पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर जो आवश्यकता होगी वो सबसे मूलभूत आवश्यकता होगी, और उसको पूरा करने के बाद ही आप दूसरी आवश्यकता की ओर मुड़ सकते हैं। फिर दूसरी आवश्यकता के पूरा होने के बाद ही तीसरी आवश्यकता के तरफ जा सकते हैं। इस पिरामिड को अगर हम लोग देखें इस फिगर में, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जिसमें भूख, प्यास, सेक्स, ऑक्सीजन और होम्योस्टेसिस की आवश्यकता, जहाँ पे हम अपने तापमान को, शरीर के तापमान को एक खास दशा पे रखना चाहते हैं। ये सब आवश्यकताएं बेसिक नीड्स में आएंगी। फिर सेफ्टी नीड्स आएगा, जिसको हम सुरक्षा की आवश्यकता कहेंगे। सोशल नीड्स या सामाजिक आवश्यकता, जिसमें लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है। फिर सेल्फ एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम वापस आते हैं तो अब्राहम मास्लो के हायरार्की की बात करें तो उन्होंने इस पिरामिड के आधार पे ये भी बताने की कोशिश की कि शुरुआत में तो जो लोअर लेवल नीड्स हैं या निम्नतर आवश्यकताएं हैं, जिसमें उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और सोशल नीड्स को रखा। शुरू के जीवन में मोटिवेटर के तौर पर काम करेंगी, बट जैसे जैसे हम इन आवश्यकताओं को पूरा करते चले जाएंगे, हायर लेवल नीड्स एक्टिवेट होंगी और फिर वो हमारे लिए मोटिवेटर का काम करना शुरू कर देंगी या सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करना शुरू कर देंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर लेवल नीड्स की, जिसको हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करें, यानी भौतिक आवश्यकताएं, जो आवश्यकताएं जैविक रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं या हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, जिसमें भोजन है, पानी है, ऑक्सीजन है, सेक्स है, नींद है, होम्योस्टेसिस है, समतापिकी जिसको कहते हैं हम। या उसके बाद जब हम सेफ्टी नीड्स पर आएंगे, जहाँ पर हमें ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक खतरों से भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी तो हम इस सेफ्टी नीड्स को पूरा करने के लिए प्रयास करने लगेंगे। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स दोनों पूरे हो जाएंगे तो हम तीसरे और अगले आवश्यकता की ओर मुड़ेंगे, जिसे हम सामाजिक आवश्यकता कह रहे हैं, जहाँ हम सामाजिक संबंध बनाने की ओर मुड़ते हैं। दूसरों से संबंध बनाना, दोस्त बनाना, किसी समूह की सदस्यता ग्रहण करना, या दूसरों से अप्रिसिएट होने की भावना का महत्व होगा। जब ये तीनों लोअर लेवल नीड्स या डेफिशिएंसी नीड्स की पूर्ति हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब हमारे हायर लेवल नीड्स, जिसमें कि सिर्फ दो आवश्यकताओं को अब्राहम मास्लो ने रखा, और इन दोनों ही आवश्यकताओं को उन्होंने ग्रोथ नीड्स कहा, विकास की आवश्यकता कहा। इसमें पहला है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के तहत हमें हर व्यक्ति में आवश्यकता होती है कि वो आत्मसम्मान की मानसिक दशा प्राप्त करे, यानी उसके अपने मन में भी अपने लिए सम्मान की भावना आए, वो ऐसा कुछ करे जिससे उसके अंदर सम्मान की भावना जगे, साथ ही दूसरों का अप्रूवल मिले, दूसरे भी ये कहें कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, आपने सफलता प्राप्त की है। जब एक्सट्रीम नीड्स या सेल्फ एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाती है, तब हम लोग मुड़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की ओर, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता को सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो हम अगर अपनी क्षमता का अधिकतम रूप में अगर उसको प्राप्त कर लें, एक्चुअलाइज कर लें, हम अपनी फुलेस्ट ट्रू पोटेंशियल को, तो बोलेंगे कि हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्राप्ति कर ली। और अब्राहम मास्लो का मानना था कि एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन को समझने के लिए कुछ लक्षणों को हम निर्धारित कर सकते हैं कि अगर ये लक्षण उस व्यक्ति में है तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड
नीड्स के लिए या सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन का कंसेप्ट देने के लिए अब्राहम मास्लो ने बहुत छोटे सैंपल का यूज किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे व्यक्तियों का उपयोग किया था जो कि जिनको वो साइकोलॉजिकली हेल्दी मान रहे थे, और उनका ये मानना था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने अधिकतम क्षमता को प्राप्त कर लिया है। उसी सैंपल के आधार पे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो अब सवाल आता है कि वे कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है या नहीं है। इन लक्षणों की बात करने से पहले एक और तथ्य इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति अपने जीवन में इन पांचों लक्ष्यों की प्राप्ति कर ही लेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान की आवश्यकता तक ही पहुंच पाए अपने जीवन यात्रा में, या उससे भी पहले रह जाए किसी स्टेज पर। बहुत बिरले व्यक्ति होंगे या बहुत कम लोग होंगे जो कि अपने जीवन यात्रा में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचेंगे। और जो व्यक्ति इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा उसमें क्या क्या लक्षण होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो पहला लक्षण तो यह है कि डे टू डे जो जीवन की प्रॉब्लम्स होती हैं उसके प्रति बहुत इंडल्जेंस नहीं होगा, मतलब उससे बहुत परेशान नहीं होगा, और कहें तो स्थित प्रज्ञ, यानी सुख और दुख में समान तरह की भावना रखने वाला इंसान होगा। वह वास्तविकता का प्रत्यक्षण बहुत वस्तुनिष्ठ प्रकार से करेगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा और उसको एक ऑब्जेक्टिवली देख पाने में समर्थ होगा। जिस भी कार्य को उसने अपने जीवन में करने के लिए चुना है उसके प्रति एक कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। अपने व्यवहार में वह सादगी पसंद और प्रकृति से जुड़ा हुआ ज़्यादा होगा। निजता उसके लिए महत्वपूर्ण होगी और वह एक सेंस ऑफ फ्रीडम या सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए हमेशा प्रयास करते रहेगा। मानव मात्र के प्रति एम्पैथी या सहृदयता का भाव, आत्मानुभूति का भाव ऐसे व्यक्तियों के अंदर पाया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन उसी हद तक करेंगे जितना कि वो अपने व्यवहार अपने अनुभव से उसको सही पाते हैं। साथ ही समाज के दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान भी ऐसे व्यक्ति करते हैं। अब्राहम मास्लो ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाएंगे उनमें से कभी कभी कुछ लोगों को पीक एक्सपीरियंसेज होंगे। उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था पीक एक्सपीरियंसेस का, और उनका मानना था कि जब कोई पीक एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा हो तो उस समय वो ब्रह्मांड के साथ एक एकात्म की भावना या एक हो जाने की भावना को महसूस करेगा। और अगर किसी को पीक एक्सपीरियंसेस का अनुभव हो रहा है तो उस व्यक्ति का पर्सनल ग्रोथ या व्यक्तिगत विकास भी मल्टीफोल्ड रूप से ज़्यादा विकसित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि अपने डे टू डे लाइफ में और ज़्यादा और कम कंसर्न्ड होने लगेंगे और जीवन के महत्व को ज़्यादा मुखर होकर समझ पाएंगे अपने जीवन को। लाइफ दे विल लिव देयर लाइफ्स टू द फुलेस्ट। पीक एक्सपीरियंस का कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही अनोखा है। ऐसा हम नॉर्मली मॉन्क्स में, साधुओं और संतों में देखते हैं जहाँ पर वो ये दावा करते हैं कि हम आत्मलीन या ब्रह्मलीन का जो कंसेप्ट है हमारे भारतीय चिंतन में उस दशा को प्राप्त करते हैं। अब्राहम मास्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन के लिए कई उदाहरणों को लिया जिन व्यक्तियों के आधार पर उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति काफ़ी हद तक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं, जिसमें उन्होंने आइंस्टीन की चर्चा की, जेफरसन की बात की या रूजवेल्ट की बात की। वैसे ही हम लोग अगर अपने अपने देश के अंदर देखें तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, मदर टेरेसा, ऐसे व्यक्तियों को हम काफ़ी हद तक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोगों की श्रेणी में रखते हैं। आज की इस वीडियो लेसन में इतना ही। थैंक यू।